नगरों का उद्भव एवं विकास। आज हम नगरीय भूगोल में इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। नगरों के उद्भव से तात्पर्य नगरों की उत्पत्ति के कालिक पक्ष से है। जब कोई अधिवास नगर बन जाता है तो वह उसकी उत्पत्ति का समय होता है। नगर की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। कुछ अधिवास छोटी बस्ती के रूप में बसाए जाते हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थिति में अपने क्रियाकलाप बढ़ाकर नगर का रूप धारण करते हैं। जिस समय वे नगर कहलाते हैं, वह अवस्था उनके उद्भव का प्रतीक है। अधिकांश नगरों की उत्पत्ति इसी प्रक्रिया से होती है। नगरों की उत्पत्ति और वृद्धि के कारक। नगर क्यों और कहाँ जन्म लेते हैं और उनके विकास को कौन से कारक प्रमुख रूप से नियंत्रित करते हैं, इस पर विचार करना आवश्यक है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक नगरों के अभ्युदय और विकास के लिए विविध कारक क्रियाशील रहे हैं। यह स्वीकार्य तथ्य है कि नदियों की समतल, उपजाऊ और सिंचित भूमि में अधिक उत्पादन के संचय, संरक्षण और वितरण के लिए प्राचीन नगरों का अभ्युदय हुआ। सुरक्षा, पेयजल और परिवहन की सुविधा के कारण ऐसे नगरों को नदी तट पर बसाया गया। कालांतर में प्रशासनिक नियंत्रण के लिए मुख्यालय एवं राजधानी नगर बसाए गए, जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा, इंद्रप्रस्थ आदि। सामाजिक संगठन और शिक्षा संस्कृति के उत्थान के लिए भी नगरों को बसाया गया, जैसे तक्षशिला, नालंदा आदि। अनेक नगर धार्मिक क्रियाकलाप के कारण अस्तित्व में आए। भारत के अतिरिक्त यूनान, मिस्र, चीन, मेसोपोटामिया और भूमध्य सागर के तटवर्ती भागों में कृषि, सुरक्षा, व्यापार, उद्योग, धर्म और राजनीति के कारण नगरों का अभ्युदय हुआ। यूनान में नगर राज्यों का अभ्युदय उसी क्रम में हुआ। एथेंस, स्पार्टा, कोरिन्थ आदि इसी प्रक्रिया में जन्मे। रोम नगर का अभ्युदय यूरोप की महान ऐतिहासिक घटना है, जिसने रोमन साम्राज्य और सभ्यता को जन्म दिया। रोमन साम्राज्य के वास्तुविदों ने संपूर्ण यूरोप में नगर रचना की अनूठी प्रक्रिया शुरू की। उस युग के नगर यूरोपीय इतिहास और संस्कृति के विरासत हैं। मध्यकाल में प्रशासन, युद्ध, व्यापार, परिवहन, धर्म, शिक्षा और कृषि विकास के कारण नगर निर्माण की प्रक्रिया चलती रही। इस युग में सुरक्षा की प्रधानता के कारण सुरक्षित स्थानों पर चारदीवारी के अंदर नगर बसाए गए। भारत में गढ़ या किला और यूरोप के बारों या वर्ग के नाम से युक्त नगरीय अधिवास ऐसे ही नगर थे। आधुनिक युग में परिवर्तित अर्थतंत्र, नए परिवहन के साधन, वृहद औद्योगिक विकास, व्यापार, राजनीति, उत्खनन, सामाजिक चेतना और सामरिक स्थिति में बदलाव के कारण नगरों का अभ्युदय और विकास तेजी से होने लगा। इस युग में उन क्षेत्रों में अधिक नगर अस्तित्व में आए जहां उद्योग, व्यापार, परिवहन के साधन, उत्खनन और कृषि का विकास हुआ। इस प्रकार नगरों के अभ्युदय और विकास के लिए उत्तरदायी कारकों को निम्न तरह से सूचीबद्ध किया जा सकता है। कृषि उत्पादन का आधिक्य। कृषि तथा अन्य प्राथमिक उत्पादन के आधिक्य के कारण भंडारण, संरक्षण और वितरण की प्रक्रिया उदित हुई, जिसके लिए एक सुगम और सुरक्षित केंद्र की आवश्यकता ने नगर रचना के लिए मानव समुदायों को उत्साहित किया। प्राचीन कालीन नगरों की उत्पत्ति में यह कारक बहुत महत्वपूर्ण था। यह प्रक्रिया आज भी क्रियाशील है। उत्तर भारत के नगरों के अभ्युदय में इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान है। जहाँ कृषि उत्पादन की अधिकता देखने को मिलती है, वहाँ संपन्नता अपने आप आ जाती है और वो विकसित होकर एक नगरीय केंद्र के रूप में बन जाता है। राजनीतिक कारक। सामंतों, राजाओं और प्रशासकों ने सभी युगों में अपने प्रशासकीय कार्यों के संपादन के लिए राजधानी एवं मुख्यालय नगरों की स्थापना की। ऐसे नगर प्रशासन के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक सत्ता के केंद्र बन गए। यह प्रक्रिया सभी युगों में क्रियाशील रही। आज भी
अनेक नगरों का अभ्युदय इस प्रक्रिया से हुआ है, जैसे दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ आदि। धार्मिक और सामाजिक कारक। धर्म प्राचीन और मध्यकाल में नगरों के अभ्युदय का एक सशक्त कारक रहा है। यूरोप एवं एशिया के अनेक नगरों के अभ्युदय में धर्म की अहम भूमिका रही। रोम, मक्का, जेरूशलम, काशी और हरिद्वार जैसे नगरों का उदय ऐसे ही हुआ है। आधुनिक काल में धर्म के स्थान पर सामाजिक कारक अधिक सक्रिय हैं। वाराणसी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। धर्म के साथ साथ वहाँ पर शिक्षा का केंद्र भी है, इसलिए उसका विकास होने लगा है। सुरक्षा। प्राचीन एवं मध्य युग में नगर निर्माण में सुरक्षा एक प्रधान कारक था। स्थल के चुनाव से लेकर नगर परकोटा के निर्माण तक नगर की सुरक्षा का विचार प्रधान रहा है। भारत के गढ़ नगर ऐसे ही स्थापित किए गए। आज सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। आज सामरिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन कर छावनी नगर, नौसेना केंद्र, वायु केंद्र स्थापित किए जाते हैं। अंबाला कैंट और विशाखापट्टनम जैसे नगरों की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई। अंबाला छावनी नगर है, जबकि विशाखापट्टनम एक नौसेना का केंद्र है, इसलिए उनका विकास सुरक्षा के लिहाज से देखने को मिलता है हमें। क्षेत्रीय केंद्रीयता। किसी स्थान की केंद्रीयता नगर उदय की आधारशिला बन जाती है। दिल्ली नगर प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कई बार उजड़ने के बावजूद बसता रहा, क्योंकि इसके लिए इसकी केंद्रीयता उत्तरदायी रही है। कानपुर अपनी केंद्रीयता के कारण एक छावनी केंद्र से महानगर बन गया। जितना केंद्रीय स्थिति होगी उसकी, आसपास के क्षेत्रों से उसका जुड़ाव होगा, वो उजड़ने के बाद भी विकसित होता चला जाएगा। यह हमें क्षेत्रीय केंद्रीयता का एक अच्छा उदाहरण दिल्ली से देखने को मिलता है। आर्थिक व्यापारिक कारक। आदिकाल से आधुनिक काल तक आर्थिक और व्यापारिक कार्य नगर अभ्युदय में सशक्त कारक रहे हैं। मंडी और बंदरगाह नगर इसके प्रमाण हैं। बम्बई, कलकत्ता और हापुड़ का अभ्युदय इसी प्रकार से हुआ। बम्बई और कलकत्ता एक आर्थिक व्यापारिक केंद्र थे, जबकि हापुड़ एक मंडी के रूप में उभरा। अपने राजस्थान में रामगंज मंडी, सुमेरगंज मंडी, भीमगंज मंडी, ये सब एक मंडियों के कारण केंद्र स्थापित हुए और अब नगर के रूप में विकसित हो गए हैं। औद्योगिक कारक। प्राचीन और मध्यकाल में भी नगर शिल्प और कला के केंद्र थे, लेकिन आधुनिक काल में औद्योगिक क्रांति के नगरों के उदय के सबसे सशक्त कारक के रूप में कार्य किया है। इस कारक ने जंगल में नगर रचना के लिए उत्साहित किया है। विश्व के कुछ देशों की अधिकांश नगरीय बस्तियों की स्थापना यह कारक सर्वोपरि रहा है। जमशेदपुर, रूरकेला जैसे नगर इसके प्रमाण हैं। सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक में सामाजिक व्यवस्था ने सांस्कृतिक उत्थान को जन्म और सांस्कृतिक क्रियाकलापों ने नगर बसाने के लिए उत्साहित किया। मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कला कौशल के कारण अनेक नगरों का उदय हुआ है। शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, ऑक्सफोर्ड आदि नगरों का उदय भी इसी प्रक्रिया से देखने को मिलता है। उत्खनन। खनिजों के उत्खनन के कारण भी नगरों की स्थापना की गई है। भारत में कोलार, झरिया, आसनसोल आदि नगरों का जन्म उत्खनन के कारण ही देखने को मिलता है। परिवहन। परिवहन सभी युगों में नगर उदय का एक सशक्त कारक रहा है। नदी परिवहन के कारण तटों पर नगर बसाए गए, लेकिन अब स्थलीय, जलीय और वायु परिवहन के विकास ने नगर बसाव को नया मोड़ दिया है। आज परिवहन चौराहे नगर स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त माने जा रहे हैं। मुगल सराय इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। जहाँ जितने ज़्यादा परिवहन के केंद्र आकर मिलेंगे, उसका उतना ही अधिक व्यापार फैलाव देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर चौकड़ी वाली जो स्थिति है, जहाँ चार रास्ते आकर मिलते हैं, उसमें विकास नगरों का बहुत अच्छे से हमें देखने को मिलता है। ये एक नगरीय
जन्म का जो मॉडल दिया है, इस मॉडल के अंदर आप देखिए जो बीच में आपको ए नज़र आ रहा है, नेचुरल वाटर सिचुएशन। ये जहाँ पर पानी की उपलब्धता है वहाँ पर नगरों ने सबसे पहले अपना बसाव स्थान रखा। फिर आप इसमें देखें जैसे जैसे उसमें कॉमर्स या व्यापार, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, फिर रिलेटिव एक्सेसिबिलिटी, उसकी गम्यता, ये सब चीज़ें देखने को मिली, वैसे वैसे नगरों ने विकास और उन्नति देखने को मिली, नगरों का विस्तार देखने को मिला। तो ये इस मॉडल के माध्यम से हम देख रहे हैं किस तरीके से आर्थिक संरचना, राजनीतिक कारक, प्रशासनिक कारक, वैज्ञानिक और तकनीकी कारक, जनसंख्या, सामाजिक एवं मानव जो चॉइस होती है उसके कारण किस प्रकार से नगरों का विस्तार हमें देखने को मिलता है। नगरीय विकास की अवस्थाएं। नगर अपनी उत्पत्ति से लेकर आगे आने वाले समयों में विकास की बहुत सी अवस्थाओं से गुजरता है, जिनके ऊपर पहले बताए गए विकास के कारकों का पूर्ण नियंत्रण रहता है। इन अवस्थाओं को एकदम स्पष्ट रूप से अलग अलग करना अत्यंत कठिन है। बताया जा चुका है कि नगर जो एक छोटी बस्ती के रूप में प्रारंभ होता है, नगर या अनगरीय बस्ती दोनों रूप में जन्म ले सकता है। जो अभी हमने कारकों की बात की उसी के संबंध में है कि नगर कैसे एक छोटी बस्ती के रूप में भी शुरू हो सकता है, और अगर नगर को बसाया जाए राजधानी के रूप में, जैसे गांधीनगर अहमदाबाद की राजधानी या चंडीगढ़ को जो बसाया गया, वो छोटी बस्ती के रूप में ना होकर उनको अनगरीय बस्ती को ही नगर के रूप में जन्म लिया है उन्होंने, मतलब नए सिरे से जन्म लिया है। नगरीय विकास और उसकी अवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम पैट्रिक गिडिस ने किया। उन्होंने प्राचीन और नवीन अर्थव्यवस्थाओं के नगरों में भेद किया है। उन्होंने नगरीय विकास के युगों, इयोटेक्निक लगभग 1000 से 1800 एडी तक, पेलियोटेक्निक 19वीं शताब्दी तथा नियोटेक्निक एरास के बारे में बताया, जिनमें अंतिम से मतलब नियोटेक्निक का प्रारंभ 19वीं शताब्दी ने अंतिम दशकों से हुआ। उनके बाद लेविस मम्फोर्ड ने नगरीय विकास की 6 अवस्थाओं का तथा नगरीय स्वरूप के ऐतिहासिक विकास के आधार पर नगरों के 5 वर्गों का वर्णन किया है। नगरों के विकास और उसकी अवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन उदाहरणों के साथ ग्रिफिथ टेलर ने किया है। नगर के विकास की उनकी 7 अवस्थाएं इस प्रकार हैं। पूर्व शैशवावस्था या सब इन्फेंटाइल स्टेज, यह विकास की प्रथम अवस्था है जिसमें प्राय एक गली अर्थात सड़क और आवासीय मकानों के बीच कुछ दुकानें होती हैं। दूसरा है शैशवावस्था या इन्फेंटाइल स्टेज, इसमें सड़कों का ग्रिड या जाल बनना शुरू होता है। बाल्यावस्था या जुवेनाइल स्टेज, इस अवस्था में व्यापार क्षेत्र का विकास नगर के मध्य में हो जाता है तथा अन्य कार्यात्मक क्षेत्र स्पष्ट होने शुरू हो जाते हैं। चौथा है किशोरावस्था या एडोलसेंट एज, इस अवस्था में आवासों का भिन्नीकरण कर नगर का विकास बाहर की तरफ काफी हो जाता है। पांचवा है प्रौढ़ावस्था या मैच्योर स्टेज, औद्योगिक क्षेत्र आवासों से अलग हो जाते हैं तथा आवासीय क्षेत्र भी अच्छे विशाल भवनों से लेकर गंदी बस्तियों, जिसको झुग्गी झोपड़ियां या स्लम कहते हैं हम, तक 4 श्रेणियों में बंट जाते हैं। छठा है उत्तर प्रौढ़ावस्था या लेट मैच्योर स्टेज, इस अवस्था में नगर अपने शीर्ष या चरम पर पहुंच जाता है तथा आधुनिक नगर नियोजन से प्रभावित होते हुए निश्चित पेटियां और सड़कों के नए रूप का विकास होता है। उन्होंने ऐसे नगरों की जनसंख्या प्राय 40,000 से अधिक माना है। सातवां वृद्धावस्था या सेनाइल स्टेज, हास की यह अवस्था संपन्न युवा राष्ट्रों में कम मिलती है। इस अवस्था में लोग शहरों का एक बड़ा भाग छोड़ देते हैं तथा शेष भागों का विकास अवरुद्ध रहता है। स्वयं टेलर के मत अनुसार उपयुक्त सभी अवस्थाएं बहुत कम नगरों में ही मिल सकती हैं। नए नियोजित या कृत्रिम ढंग से बसाए गए नगरों में प्रारंभिक अवस्थाएं प्राय नहीं होती। 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों के विकास की 7 अवस्थाओं का वर्णन उन्होंने
अलग से किया है। तो ऐसा हम देखते हैं नगरों ने अपना विकास किस किस रूप में किया, किन किन अवस्थाओं से देखने को मिला, कौन कौन से कारक उसके नगरों के विकास या जन्म को प्रभावित करते हैं, ये सब चीज़ें आज हमने इस चैप्टर में पढ़ी। शीघ्र ही हम नगरों का प्राचीन जो काल था जिसमें नगरों का विकास हुआ या प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बारे में नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।